तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है बिकॉज WWE में रेसलमेनिया के बाद चीजें काफी बदल गई हैं और रेसलमेनिया के बाद ऐसा लग रहा है कि एक नई ये शुरुआत ट्रिपल एच की जो एरा है इसके काफी सारे नए चैंपियंस हैं और जितना इंटरेस्ट था WWE में रेसलमेनिया में जाते हुए शायद कहीं ना कहीं उतना अभी नहीं है, करंटली नहीं है। और ये हर साल होता है, हर बार होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे चैंपियंस की जो अभी एग्जिस्ट करते हैं WWE में, क्या उनका स्टेट है और कितने अच्छे हैं वो करंट स्टैंड्स में। चैंपियंस के बारे में बात करेंगे। अपने ओपिनियंस आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई ब्रांड न्यू एपिसोड आ चुका है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। सुपरस्टार स्पॉटलाइट भाई चल रहा है, कुछ कुछ लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच में। मामी अभी है नहीं, डोमिनिक भाई क्या कर रहा है भाई, उसके बारे में हमने बात की है वहां पे काफी अच्छे से। और क्या फ्यूचर रह सकता है डोमिनिक का बहुत आगे तक डिटेल में, तो आप डेफिनेटली चेक करें। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई डोमिनिक मिस्टीरियो का एपिसोड वहां पे अब आ चुका है। पहले चैंपियन से अब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल। अब प्रॉब्ली जितने भी चैंपियंस अभी WWE में एग्जिस्ट करते हैं, अगर कोई अपना टाइटल सबसे पहले इनमें से हारेगा तो वो लोगन पॉल हो सकते हैं। और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि LA नाइट के साथ जो उनकी फ्यूड चल रही है वही रिजल्ट करेगी उनके टाइटल लॉस में, क्योंकि LA नाइट तो WWE मेगा स्टार, उनको एक चैंपियनशिप की बहुत ही अच्छी सख्त जरूरत है इस पॉइंट पे। बिकॉज अगर उनको टाइटल अब नहीं मिला तो कब मिलेगा, क्योंकि LA नाइट को हमने इतने टाइम से देखा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, सब कुछ है इस बंदे में, लेकिन एक चैंपियनशिप अभी तक मिसिंग है। लेकिन अगर मैं इस चैंपियनशिप की बात करूं तो बहुत अच्छे स्पॉट में टाइटल अभी आई थिंक है, बिकॉज लोगन पॉल ने बहुत अच्छा काम करा है, ना ही सिर्फ इनसाइड बल्कि आउटसाइड WWE। जिस तरीके से प्राइम को प्रमोट करते करते अपने टाइटल को डिफेंड किया, अच्छे अच्छे मैचेस दिए हैं, बहुत अच्छा है इस पॉइंट पे यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का तो भाई हालचाल। और आई थिंक अगर लोगन पॉल इस टाइटल को रखते भी हैं काफी देर तक, जबकि LA नाइट के लिए वो अच्छी बात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को उस चीज से कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। आई थिंक ये वो टाइटल है जिसकी प्रेस्टीज काफी टाइम बाद वापस आ गई है ढंग से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगन पॉल बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, अभी इस टाइटल को वो रखने वाले हैं। बिकॉज WWE को पता है कि कितना ज्यादा अट्रैक्शन आता है लोगन पॉल के साथ, और अगर उनके पास ये चैंपियनशिप भी है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे भी खुल जाती हैं। अगले टाइटल की हम बात करते हैं तो वो है WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, जो कि करंटली होल्ड करते हैं ऑसम ट्रुथ, R-Truth एंड द मिज। और मेरे हिसाब से अभी इनको बहुत काम करना बाकी है। रिसेंटली ये चैंपियन तो बन गए, लेकिन अब अच्छी स्टोरी लाइन्स डालना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज जबकि R-Truth और मिज एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन प्रोवाइड करते हैं, भले ही जजमेंट डे के साथ इनकी फ्यूड हो या किसी भी और टैग टीम के साथ चल रही हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो टैग टीम टाइटल्स को बिल्ड करना है। और अब फाइनली इस टीम के अगर ऊपर वो आया है तो डेफिनेटली लोग इनके अंदर ट्यून इन तो करते हैं। लोगों को पता है कि अगर R-Truth और मिज आ रहे हैं तो हमें देखना जरूर है, मस्ट वॉच है, ये हंसाएंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इस चैंपियनशिप की वैल्यू अभी उतनी आई डोंट थिंक अच्छी है जितनी ये बन सकती है या फिर बनाई जा सकती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर ऑसम ट्रुथ को कोई हराता है तो क्या आपको लगता है करंटली मंडे नाइट रॉ पे कोई ऐसी टैग टीम है जो इन चैंपियनशिप्स की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा सकती है कंपेयर टू ऑसम ट्रुथ। इसके बाद बात कर लेते हैं WWE टैग टीम चैंपियंस की, जो कि होने वाले हैं A टाउन डाउन अंडर। और भाई यहाँ पे इनको भी सिमिलर पोजीशन में रखा जा सकता है, ये बस हील वर्जन ऑफ ऑसम ट्रुथ हैं। एंटरटेनमेंट तो ये भी बहुत दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिंज हो जाता है इनका एंटरटेनमेंट बिकॉज वो हील है। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं, DIY हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी टैग टीम्स हैं जो स्मैकडाउन पे compete कर सकती हैं इन टाइटल्स के लिए। एंड आई थिंक ये सेफ हैंड्स में है करंटली। टैग टीम चैंपियनशिप्स रिसेंटली जो है वो अलग अलग हुई हैं, तो फाइनली यहाँ पे मौका मिलेगा इन दोनों टैग टीम्स को कि एक बार अच्छे से वैल्यू अगर इसकी ये बना ले तो याद रखे जाएंगे टैग टीम टाइटल्स काफी लंबे टाइम के लिए। इसके बाद बात करते हैं विमेन्स टैग टीम टाइटल्स को और खत्म करते हैं इस टैग टीम टाइटल की जर्नी, और वो है गाइस बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल। इतने टाइम से इस टाइटल के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था, और अगर इस टाइटल के बारे में मैं बोलूं कि अब मैं डिसेंट ये मुझे लग रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मुझे डिसेंट लग रहा है। आई थिंक बियांका और जेड को ये टाइटल देने से जो अट्रैक्शन है, जो आईज है, वो डेफिनेटली जा रही है इस टाइटल के ऊपर। अब ये जाएं, लड़ें, किसी के साथ भी कुछ भी करें, लेकिन काफी देर तक आई थिंक ये चैंपियन रहने वाले हैं। और जेड कारगिल के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर वो टैग टीम में रहेंगी काफी कुछ उनको इंप्रूव करने का मौका मिलेगा इससे पहले कि वो सिंगल्स चैंपियनशिप के पीछे जाएं। तो ये विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स फाइनली एक ऐसी टीम के हाथ में आ गए जो इनको अगर कोई इसकी वैल्यू अच्छी कर सकता है तो सिर्फ यही टैग टीम है आई थिंक करंटली WWE में। इसके अलावा तो भाई सारी कॉमेडी चल रही थी इतने टाइम से। अब आते हैं अपने दूसरे सिंगल्स टाइटल की तरफ गाइज, और वो है सैमी ज़ेन यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन।
यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सैमी की जो स्टोरी थी, जिस तरीके से उन्होंने गुंथर को हराया, कमाल की गुंथर की रेन को खत्म किया, रेसलमेनिया में वो चैंपियन बने। अब सैमी ज़ेन की गेबल के साथ फिलहाल फ्यूड चल रही है और वही मेन चीज़ है जो कि WWE अभी फोकस कर रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइटल्स है करंटली WWE में। अगर वैल्यू की मैं बात करूं कहां पे वो रैंक करता है, बिकॉज आई थिंक कि गुंथर के बाद सैमी और प्रॉब्ली सैमी के बाद चैड गेबल, 3 कमाल के बैक टू बैक चैंपियंस एक चैंपियनशिप के लिए, स्पेशली एक मिड कार्ड टाइटल WWE में। और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बेस्ट कर रहा है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। और भी कई सारे कंटेंडर्स हैं, ब्रॉन्सन रीड फॉर एग्जांपल, रिकोशे, जिन पे वापस टाइटल जा सकता है, तो काफी सेफ प्लेस में आई थिंक है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए में भी उतने कंटेंडर्स हमें ना दिखे करंटली, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो बहुत बढ़िया कर रही है। इसके बाद बात करते हैं बेली की, जो कि है विमेंस चैंपियन, और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, जबकि ये बहुत अर्ली है बोलना। रेसलमेनिया में बेली फाइनली उनको मोमेंट मिली, वो चैंपियन बनी, लेकिन अब पाइपर निविन के साथ क्लैश एट द कैसल में अगर उनका मैच होगा तो भाई मैं कहां से मान लूं कि ये मुझे इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। नो हेट अगेंस्ट पाइपर निविन, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं है, लेकिन ये एकदम से अपॉर्चुनिटी देना बिकॉज वो अपने होम टाउन में है या होम कंट्री में है, आई डोंट थिंक कि बेली को वो या फिर टाइटल को कोई हेल्प करता है उस केस में। मेरे हिसाब से यहाँ पे विमेंस चैंपियन बेली है, यही सबसे अच्छी बात है, बिकॉज आने वाले टाइम में वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन विमेंस चैंपियन जहाँ से आ रही है ईओ स्काई, ये तो एक इंप्रूवमेंट ही है। आई थिंक ईओ स्काई भी बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट जो स्टोरी चल रही थी डैमेज कंट्रोल के साथ बेली की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वो स्टोरी मिसिंग है और स्टोरी ही टाइटल को बनाती है। अभी आई थिंक वो चीज़ आने में टाइम है इस चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का अलग ही सीन चल रहा है, बिकॉज लिव मॉर्गन इज द करंट चैंपियन, लेकिन मामी रिया रिप्ली को कोई भूला नहीं है। और डोमिनिक को किस करने के बाद जो हीट बढ़ गई है इस चैंपियनशिप के अराउंड, अनबिलीवेबल यहाँ पे WWE काम कर रही है। अगर देखा जाए तो मंडे नाइट रॉ के टाइटल्स वर्सेस स्मैकडाउन के टाइटल्स, इस पॉइंट पे कौन सा आपको ऐसा शो लग रहा है लीड कर रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मंडे नाइट रॉ की पोजीशन बहुत स्ट्रांग लग रही है। लिव मॉर्गन अभी चैंपियन है, और ये बात हमने काफी डिटेल में डिस्कस भी करी है अपने असली अखाड़ा के पॉडकास्ट में, आप वहां पे जाके जरूर सुने कि स्टोरी लाइन के बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं डिटेल में। लेकिन इस चैंपियनशिप की तो भाई जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एक विमेंस चैंपियन इतने टाइम तक टॉप पे रही रिया रिप्ली, वैल्यू एक ऐसे लेवल पे ले गई कि हम बात कर रहे थे पूरी WWE में कोई ऐसा नहीं है जो उनको हरा सके, और किसी ने उनको हराया नहीं। उनकी इंजरी की वजह से चैंपियनशिप टाइटल चेंज हुआ, बेकी बनी चैंपियन, उसके बाद अब लिव मॉर्गन चैंपियन बन चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि बेकी का वो फेज इतना छोटा था कि अब लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन में जिस तरीके से यहाँ पे यूज करा जा रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा कि लिव बोरिंग चैंपियन है। तो उन्हें भी मौका मिला, टाइटल भी अच्छा दिख रहा है, स्टोरी लाइन भी है, ऑल बॉक्सेस आर चेक्ड। अगले चैंपियनशिप की बात करें तो यह द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट, और एक कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं, बिकॉज जब से जीते हैं मनी इन द बैंक कैश इन करके, लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट टाइटल हारेगा कब और ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल जाएगा कब, जो कि आने वाले कुछ दिनों में क्लैश एट द कैसल के अंदर डेफिनेटली हो भी सकता है। लेकिन ये बात डेमियन प्रीस्ट पे कहीं ना कहीं लागू नहीं होती, बिकॉज डेमियन प्रीस्ट ने भी किया ही क्या है भाई इस चैंपियनशिप के साथ, उन्होंने डिफेंड किया है उसको, ठीक है एक दो बारी इधर उधर, लेकिन कुछ ज्यादा उनको स्टोरी लाइन मिली नहीं है। लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने कोई गलती भी नहीं करी। डेमियन प्रीस्ट को मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ भी गलत किया है। अगर उनको लंबी देर तक चैंपियन बनाया जाए तो समझ आएगा कि ये चैंपियन ही बेकार है और चैंपियनशिप की वैल्यू कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन एक बार जस्ट लाइक रिया रिप्ली, सेथ रॉलिंस ने इस चैंपियनशिप की वैल्यू को इतना ऊपर वो ले गए डिफेंड कर करके, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही सेथ रॉलिंस की रेसलमेनिया में, और उसके बाद हम जानते हैं कि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर आने वाले कुछ टाइम में इस चैंपियनशिप के अराउंड फ्यूड करने वाले हैं। भाई चैंपियनशिप की वैल्यू नीचे तो गिरने की दूर की बात है, प्रोबेबली कोडी रोड्स खतरे में है, बिकॉज इस चैंपियनशिप की वैल्यू यहाँ से स्काई रॉकेट ही होने वाली है। और कोडी रोड्स से लास्टली इस वीडियो में आते हैं हमारे फाइनल चैंपियन, द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। बहुत ज्यादा वियर्ड है क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोडी रोड्स हार जाए, लोग वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस वापस आ जाएं, और डेफिनेटली जब रोमन रेंस वापस आएंगे वो टाइटल के लिए अगर फ्यूड करते हैं या फिर अगर रॉक चैलेंज कर देते हैं कोडी को समर स्लैम में, तो वैल्यू तो ऊपर जानी है। आई डोंट थिंक मुझे कोई कोडी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं इनफैक्ट यहाँ पे कि एजे स्टाइल्स को मौका मिल रहा है और एजे स्टाइल्स का कैरेक्टर फाइनली कुछ डेवलप तो हो रहा है। कुछ तो ऐसी पिक्चर में एजे स्टाइल्स को रखा जा रहा है, एटलीस्ट लूक गैलोस, कार्ल एंडरसन के साथ, मीचिन के साथ घूम घूम के एजे स्टाइल्स को चक्कर तो नहीं आ रहे, एटलीस्ट एजे स्टाइल्स को भी फायदा हो रहा है, तो मतलब टाइटल के अराउंड इंटरेस्ट जरूर है। और कोडी रोड्स को भी जरूरत थी एक ढंग की स्टोरी लाइन की, इससे पहले कि वो चैंपियनशिप की वैल्यू को ऊपर लेके जा सकें। क्या करंटली इस टाइटल की वैल्यू गिरी हुई है?
ऑब्वियसली भाई किसने टाइटल हारा था और किसने टाइटल कोडी को दिया था हार के, वो हम जानते हैं, रोमन रेंस। और वो जिस वैल्यू पे उस टाइटल को छोड़ के गए हैं वहां तक दोबारा पहुंचना, आई डोंट नो इवन रोमन रेंस भी वो चीज दोबारा रिपीट कर सकते हैं या फिर नहीं एज द ट्राइबल चीफ। तो कोडी रोड्स का जो स्टेट ऑफ चैंपियनशिप है अभी करंटली, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा जरूर है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा यहां से होगी और आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग जरूर हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कौन से चैंपियन आपको इस पॉइंट पे बेस्ट लग रहे हैं ओवरऑल और किस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताएं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।